Hello girls, today's topic is एग्रीकल्चर सब्सिडी एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये टॉपिक आपका सेकंड यूनिट से है। कृषि सहायकी और खाद्य सुरक्षा भारत के अंदर इसका क्या स्टेटस है, इस टॉपिक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो मैं अभी आपको इंग्लिश मीडियम की बुक से करवा रही हूँ। इसके लास्ट में जो है मैं आपको हिंदी का कंटेंट भी शेयर कर दूँगी, तो आप अकॉर्डिंगली देख लें। इसका जो बेस है वो मैंने इंग्लिश मीडियम की बुक को बनाया है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट दिया हुआ है। हालांकि कुछ पॉइंट पर इसने ज़्यादा एलेबरेटेड दिया हुआ है, आपको इतनी ज़्यादा डाटा ओरिएंटेड जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो आपका है थ्योरेटिकल और पोर्शन रहेगा, तो आप उसको कंटिन्यू रखें। तो सबसे पहले हम सब्सिडी की बात करेंगे। सब्सिडी एक्चुअल में होती क्या है? सब्सिडी होती है यूनिलेटरल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार की तरफ से एक पक्षीय जो सहायता दी जाती है उसे हम सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इकोनॉमिक या आपका सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसको कम करना, और जो निर्बल सेक्शन होता है या जो ज़रूरतमंद तबका होता है उसकी मदद करना। तो सहायकी जो है मेनली इसका उद्देश्य समाज के अंदर समानता को लाना है, असमानताओं को कम करना है, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वर्ग है अर्थव्यवस्था के अंदर, उनको समानता के स्तर पर लाना होता है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर के अंदर जो सहायता दी जाती है वो एक्चुअल में दो रूप में दी जाती है। एक तो फूड सब्सिडी दी जाती है, जिसका उद्देश्य है कि गरीब लोगों को समानता के स्तर पर लाना और उनको एक तरीके से सर्वाइवल के जो साधन देना है, और ताकि उनको एक सुरक्षा जाल प्रदान करना है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें और अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, भोजन संबंधी आवश्यकताएं, उनको पूरा कर सकें और भूख से अपने आप का बचाव कर सकें। और दूसरी जो कृषि क्षेत्र में सहायता दी जाती है वो दी जाती है एग्रीकल्चर इनपुट्स पर। जो आपके जो खेती के अंदर सहायकी यंत्र होते हैं, इनपुट्स होते हैं, आगत होते हैं, कृषि आगतों, उनके ऊपर जो है वो सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी का मतलब है कि लोगों को उसकी लागत के मूल्य से कम मूल्य पर साधनों को उपलब्ध करवाना। लागत इनकी ज़्यादा होती है, और लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ये लोगों को कम कीमतों पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनके ऊपर सब्सिडी किस रूप में दी जाती है, और भोजन जो खाद्य सुरक्षा का कानून है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है भारत के अंदर, उसका स्टेटस क्या है, वो कब लागू किया गया, वो किस प्रकार से लागू किया गया, उसके लिए क्या आवश्यक कदम उठाए गए, और वो किस प्रकार से सब्सिडी उसके लिए दी जाती है। तो सेकंड पार्ट में हम ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित सब्सिडी पर बात करेंगे। अभी हम फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सब्सिडी ऑन द एग्रीकल्चर इनपुट्स। सबसे पहले अब बात करते हैं द इश्यू ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी इज नॉट टू एग्जामिन्ड ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द fiscal unsustainability, but from a much wider perspective of ensuring food security and safety net for poor and protecting the interests of the country in the new emerging international economic order that is taking shape under the aegis of WTO। देखो, ये एक बहुत गहरी बात की गई है। जो भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए हम बात कहते हैं कि जहाँ पर सरकार को बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं, तो उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो खर्चा सरकार द्वारा किया जाता है, जो सरकार के ऊपर बहुत एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में है, वो है सब्सिडी पर किया जाने वाला खर्च। और सब्सिडी में भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो खर्च किया जाता है वो आपका एग्रीकल्चर सब्सिडी के रूप में आता है। और एग्रीकल्चर सब्सिडी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक किस लिए हो जाता है, क्योंकि हम WTO के मेंबर हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि WTO का मेंबर बनने के कारण भारत ने जो उसका मेंबर बना है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं उनको MFN कहा जाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस कहा जाता है। और उस पर साइन करने के
कारण भारत जो सदस्य राष्ट्र हैं वो बहुत सारी शर्तों के साथ बंध गए हैं कि उन्हें किस क्षेत्र पर कितनी सब्सिडी देनी है, सहायता देनी है और उसको कैसे कम करना है। तो वो उन नियम कानूनों के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन जो देश की आंतरिक आवश्यकता है, जब देश के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी जो लेटेस्ट जो क्राइटेरिया है, कैलोरी क्राइटेरिया है, जो हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी किया था कि 2100 और 2400 कैलोरी का क्राइटेरिया है, बीपीएल फैमिलीज़ है, तो उसमें भी हमने देखा था कि अभी भी लगभग हमारी जो है अलग अलग अनुमानों के हिसाब से 18 से 28% के बीच में पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। यानी कि अराउंड 30 से 35 करोड़ के करीब लोग जो हैं भारत के अंदर अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अर्थात उनको जो आधारभूत जो भोजन है क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी वो अभी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। तो और जो कृषि क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ अभी भी जो 58% के करीब पॉपुलेशन लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि अभी भी भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि क्षेत्र पर सप्लाई के भोजन जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा के आधार पर भी कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और दूसरी तरफ देखिए एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के लिए भी, अपनी लाइवलीहुड के लिए भी, जीवन निर्वाह के लिए भी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर काफ़ी हद तक निर्भर है। लेकिन WTO के प्रोविज़न इस तरीके की हैं कि इसके ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर सब्सिडी को घटाना है। तो अब हम वर्तमान में देखेंगे कि भारत के अंदर किस तरह की एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सब्सिडी दी जाती रही है और उसका औचित्य क्या है और वो कहाँ तक सही है, क्या उसको घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है तो क्यों घटाया जाए, उस घटाने के क्या वो वर्तमान में सफिशिएंट है, क्या उसको घटाया जा सकता है। तो वो सब हम विषय जो है आज के टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कृषि क्षेत्र के अंदर जो सब्सिडी दी जाती है वो दो रूप में दी जाती है। एक फूड सब्सिडी दी जाती है, दूसरी एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती है। तो पहले हम जो बात करेंगे वो एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर जो सब्सिडी है उसके ऊपर बात करेंगे। एग्रीकल्चर जो सब्सिडी है वो दो चीज़ों पर दी जाती है, एक तो फर्टिलाइज़र्स पर दी जाती है, दूसरा आपका इरिगेशन फैसिलिटीज़ पर दी जाती है। वैसे तो देखो एग्रीकल्चर इनपुट्स के अंदर सीड्स भी आते हैं, फर्टिलाइज़र्स भी आते हैं, पेस्टिसाइड्स भी आते हैं और हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी आती हैं। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम भारत के अंदर बात करते हैं तो सब्सिडी जो है दो चीज़ों पर मुख्य तौर पर दी जाती है। एक इरिगेशन फैसिलिटी पर दी जाती है और दूसरा आपका जो दी जाती है वो दी जाती है आपकी फर्टिलाइज़र्स पर, जिनका साइज़ बहुत बड़ा है और वर्तमान समय में भारत के जो राजकोषीय घाटा है उसके लिए मुख्य तौर पर इन दो सब्सिडीज़ को, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और वर्तमान समय में भी जो ये फार्मर क्राइसिस चल रहा है वो कहीं ना कहीं इस एग्रीकल्चर सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए एग्रीकल्चर सब्सिडी को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे दी जाती है, इसके प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है। तो पहले हम जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर जो सब्सिडी है उसकी बात करेंगे। सब्सिडी ऑन द फर्टिलाइज़र इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जबकि सब्सिडी ऑन द वाटर यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ पर जो सब्सिडी दी जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। और जो इरिगेशन फैसिलिटी के ऊपर सब्सिडी दी जाती है वो दो रूप से दी जाती है, एक पावर सब्सिडी होती है, एक इरिगेशन सब्सिडी होती है। पावर सब्सिडी क्या है, बिजली के बिलों में जो बिजली के बिल आते हैं खेतों के अंदर ट्यूबवेल के लिए, इरिगेशन के लिए, उनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है। आपने अक्सर चुनावों के समय में सुने होंगे वायदे कि बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, किसानों के बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए हैं। तो ये एक सब्सिडी है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। और दूसरा क्या है, इरिगेशन सब्सिडी। इरिगेशन सब्सिडी क्या होती है कि सार्वजनिक तौर पर नहर बनवाना, और वो जो नहरें बनवाई जाती हैं वो सबके लिए समान रूप से फ़ायदेमंद होती हैं। और इसके तहत क्या होता है कि सार्वजनिक नहर खुदवा दी जाती है, सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाती है ताकि सभी किसानों को दूर दराज के इलाकों तक पानी जो है मिल सके। तो उन कनाल्स पर जो खर्चा आता है उस खर्चे के बदले में किसानों से कोई पैसा नहीं लिया जाता या नॉमिनल अमाउंट जो है वो ली जाती है।
तो इन दोनों सब्सिडीज़ के स्ट्रक्चर क्या है इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं डिफरेंट स्टडीज़ दी गई हैं। ये बताया गया है 0.86 और 0.75 क्या दिखाया गया है। 0.86 तो क्या है कि जो निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किया गया है, 1 रुपया खर्च किया गया है, तो उसके ऊपर रिटर्न जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 86% आई है। जबकि अगर सरकार ने पानी के ऊपर पैसा खर्च किया है तो उसमें 1 रुपया खर्च करने पर सरकार को जो रिटर्न मिला, उसका जो रिटर्न आया है, प्रॉफिट आया है, वो 0.75 आया है। यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज़्यादा है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है, सब्सिडी का जो रिटर्न है वो कंपैरेटिवली कम है। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इरिगेशन वाटर जो सब्सिडी दी जाती है उनका जो रिटर्न है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तुलना में कम है। अब इसके कारण क्या है, पहले एक बार ये डिटेल में आपको बताया गया है पावर और इरिगेशन सब्सिडीज़ कैसे होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर इरिगेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृषि क्षेत्र के अंदर जो बिजली के बिल हैं, ट्यूबवेल्स आदि पर, खेतों में जो एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर जो बिजली के बिल आते हैं उनको माफ़ी अक्सर दे दी जाती है। और उसको देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्योंकि आप जानते हैं कि देश के अंदर जो बिजली बोर्ड है वो एक प्राइवेट वो स्टेट का मैटर है, सेंटर का मैटर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स उसको संभालती हैं और अक्सर पॉलिटिकल रीजंस से सरकारें क्या करती रहती हैं, किसान क्योंकि मेजर पॉपुलेशन है, तो मेजर पॉपुलेशन होने के कारण उनको अक्सर इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ करके उनकी वोटों को ख़रीदने की कोशिश की जाती है। हालांकि कुछ हद तक ये ठीक है कि उनके ऊपर बर्डन बहुत होता है, उनकी इनपुट कॉस्ट जो होती है फार्मर्स की वो ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो बिजली के बिलों पर जो माफ़ी के रूप में सब्सिडी दी जाती है ये बहुत इर्रेशनल है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल भी सही ढंग से नहीं की जाती। देखिए कि स्टडीज़ क्या बताती हैं। गुलाटी और नारायणा की स्टडी है, ये कहती है कि 28.42 पैसा पर किलोवाट आवर एग्रीकल्चर कंज्यूमर से चार्ज किया जाता है, जबकि उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 303.86 पैसा पर किलोवाट होती है। यानी कि लगभग 25 पैसे के करीब उनसे वसूल किया जाता है और जबकि 3 रुपये के करीब जो है उसका खर्चा आता है। तो इस हिसाब से जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं उनके रूप में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सब्सिडी के रूप में दिया जाता है जब उनसे बिल नहीं लिया जाता। और इसका नतीजा ये है कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है वो घाटे में चल रहे हैं और यहाँ पर लगभग जो है 27% जो है पावर सब्सिडी दी जाती है। मेजर कौन सी स्टेट है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पावर सब्सिडी जो है वो दी जाती है। लेकिन इसका नुकसान है, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? एक तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो चीप पंप्स, एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ ही नहीं किया जाता जिनके अंदर बिजली की कंजम्पशन कम हो। वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जो बिजली ज़्यादा खाते हैं। इससे क्या होता है कि वो सब्सिडाइज रेट पे मिल रही है तो लोग उसकी वेस्टेज ज़्यादा करते हैं। ज़रूरत नहीं होती तब भी ट्यूबवेल्स चलते रहते हैं कि उनको लगता है कि बिजली का बिल तो आना नहीं है, वो उसका एक्स्ट्रा वेस्टेज ज़्यादा करते हैं। उसके बाद क्या होता है? रैकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जब बिजली का बिल नहीं आता तो अननेसेसरी पानी को खींचते रहते हैं और जिससे ग्राउंड वाटर का जो वेस्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसके बाद इसका क्या लॉस रहता है? जो सब्सिडीज़ कैलकुलेट की जाती हैं एक उनके ऊपर, ये जो बिजली के बिल फ्री होने के कारण ऐसी क्रॉप्स को ज़्यादा उगाया जाता है जो वाटर इंटेंसिव है, जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और इस वजह से फ्री बिजली मिलने की वजह से इन क्रॉप्स की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा की जाती है, उसको ज़्यादा उगाया जाता है।
और इसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा ये होता है कि वेस्टेज ऑफ वाटर का जो क्राइसिस है वो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर उभर कर सामने आ रहा है। ये कहता है कि पावर और इरिगेशन सब्सिडी जो है वो बहुत बुरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, फिस्कल बर्डन के लिए, सरकारों के ऊपर, खासकर स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर बर्डन के लिए। इसकी वजह क्या है, एक तो इनका जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है इन सब्सिडीज़ को वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। बड़ा रैंडमली उनको कैलकुलेट किया जाता है और सीधा अनाउंस, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उसको अनाउंस कर दिया जाता है। दूसरा, इसमें लीकेजेस बहुत ज़्यादा होती है, कट बहुत मारे जाते हैं, बिजली का बिल देना नहीं होता इसलिए उसको इरेशनली जो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लिया जाता है, इम्प्लीमेंट्स ख़राब होते रहते हैं जिससे वियर एंड टीयर, एक एमिजन लॉस होता है। फ्री मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को जो ट्रांसमिशन लॉस होता है कि उसको जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है तो बीच में ट्रांसमिशन लॉस बहुत होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर थेफ्ट, एक तो चोरी बहुत ज़्यादा होती है, खेतों की बिजली होती है, बीच में कुंडी बहुत लगती है जो आम भाषा में कहते हैं ना कि उसके ऊपर तार डाल लेते हैं लोग बिना मीटर को लगवाए हुए। दूसरा क्या है, इसमें जो हाउस और इंडस्ट्री हैं ये लोग ख़ास तौर पर अक्सर कई बार इसमें मार लेते हैं। और एक, बिकॉज पावर इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग वाटर फॉर इरिगेशन, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक राइस और शुगर केन, इनको ही सबसे ज़्यादा, इन क्रॉप्स को ही इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका नेगेटिव ड्रॉबैक क्या है, कि जो आपके अमीर किसान हैं जिनके पास ट्यूबवेल लगवाने के पैसे होते हैं, जिनके पास ट्यूबवेल्स की फैसिलिटी होती है, वही इसका बेनिफिट उठा पाते हैं, बाकी फार्मर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरी आती है आपकी इरिगेशन सब्सिडीज़। इरिगेशन सब्सिडीज़ क्या होती हैं, जो सरकार द्वारा सामूहिक रूप से किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एरिया क्षेत्र विशेष के अंदर जब नहरें खुदवाई जाती हैं, रजबाए, छोटी कैनल्स जिसको कहा जाता है, वो खुदवाए जाते हैं और अंत तक पानी पहुंचवाया जाता है। तो ये जो है इस तरह की फैसिलिटी जब सरकार के द्वारा दी जाती है और इन पर जो खर्च आता है इसके बदले में किसानों से कुछ भी वसूल नहीं किया जाता, तो इस खर्च को हम जो है इरिगेशन सब्सिडी के रूप में जानते हैं। ये सामूहिक है, ये पब्लिक सब्सिडी है, जबकि जो ट्यूबवेल्स की बिजली के बिल माफ़ी की जो पावर सब्सिडी जिसे हम कहते हैं वो आपकी प्राइवेट है, कि हर किसान को इंडिविजुअली उसका बेनिफिट मिलता है, जितना वो कंज्यूम करता है उस हिसाब से उसकी बेनिफिट्स उसके मिलते हैं। जबकि जो इरिगेशन सब्सिडी है, यानी कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करने की जो सब्सिडी है वो सभी किसानों को समान रूप से मिलती है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा लॉस है। सबसे पहला लॉस तो क्या है कि जब ये कैनल वाटर वगैरह फैसिलिटी जो अरेंज की जाती है तो इसकी वजह से जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये पानी मिलता है तो इसकी वेस्टेज बहुत होती है। ये सरफेस वाटर होता है और सरफेस वाटर होने के कारण इसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि निकालने के लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं करने होते, तो अक्सर आपने गांव के में देखा होगा तो नहर के पास रात भर फालतू पानी चढ़ता रहता है, नाके नहीं लगाए जाते, यानी कि उसको बंद नहीं किया जाता और उसको अदर लेस इम्पोर्टेंट यूजेस के लिए उसको यूज़ कर लिया जाता है और उसको वेस्ट कर दिया जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है कि वाटर लॉगिंग और सलाइनिटी की समस्या आ जाती है। वाटर लॉगिंग होता है किसी क्षेत्र के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी का भर जाना और उस ज़मीन का दलदल में बदल जाना। तो ये इसके लॉसेस रहेंगे। आपको केवल एक एक दो दो लाइन लिखनी है, इसको बहुत ब्रीफ में लिखना है। बहुत ज़्यादा ये जैसे ये डाटा दिया हुआ है इसको आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको 2 लाइन में 3 लाइन में, जैसे मैंने आपको ये 2 बताया था भाई इतनी सब्सिडी दी, इतने रेट पर उसको दिया जाता है, जबकि उसका कॉस्ट जो है इतनी पड़ती है। बाकी आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। और एक एक लाइन में ये आपको इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो लिखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र सब्सिडी की। फर्टिलाइज़र जो सब्सिडी है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी का
अच्छा हाँ, एक पॉइंट और आपका रह गया है इसमें। इरिगेशन जो सब्सिडी होती है, एक तो इससे वाटर लॉसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा इसका क्या है कि इनके ऊपर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर सरकार के द्वारा बहुत खर्च किया जाता है। माइनर और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं और इनकी बनाते बनाते ही इसके अंदर करप्शन और अन्य रीज़न से बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं और ये लॉन्ग हो जाते हैं। और कई बार तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में सोशल अपोजिशन भी काफ़ी खड़ा हो जाता है और जिसका नतीजा ये होता है कि प्रोजेक्टेड कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा इनकी लागतें और जो सोशल कॉस्ट होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज काफ़ी हो जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि ये फिस्कल बर्डन, राजकोषीय बर्डन, खजाने के ऊपर इसका भार बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइज़र सब्सिडी की। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? जो NPK, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, P स्टैंड्स फॉर फास्फोरस एंड K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। आप सभी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, आपको पता होगा कि जो भी फसलें उगाई जाती हैं, जो हरित क्रांति के बाद से हमने हरित क्रांति में पढ़ा था, तो हरित क्रांति के अंतर्गत जो फसलें उगाई जाती हैं उन फसलों के अंदर काफ़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है और वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स कौन से होते हैं? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश। और इस कम्बिनेशन में ये आपका केमिकल फर्टिलाइज़र्स उसके अंदर डाले जाते हैं। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं, इन फर्टिलाइज़र्स की जो प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी कॉस्टली है और इस कॉस्टली प्रोडक्शन और फिर इस प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करवाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर सब्सिडाइज़ करती है और वो किस रूप में देती है? सबसे पहले तो वो प्राइसिंग पॉलिसी के नाम से वो यहाँ पर फर्टिलाइज़र जो सब्सिडी देती है वो दो रूप में देती है। एक तो डिमांड के आधार पर। डिमांड के आधार पर कैसे? कि वो जो फर्टिलाइज़र्स के प्राइस है उसको कम कीमतों पर देती है सरकार। वो मेकिंग फर्टिलाइजर्स अवेलेबल टू फार्मर्स एट लो एंड अफोर्डेबल प्राइसेस टू एनकरेज इंटेंसिव हाई यील्डिंग कल्टीवेशन। उच्च जो उत्पादकता वाली जो खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए वो कम कीमतों पर किसानों को फर्टिलाइज़र्स देती है। दूसरा, यहाँ पर जो सब्सिडी दी जाती है वो किस रूप में दी जाती है? जो फर्म्स फर्टिलाइज़र्स का उत्पादन करती हैं उनको भी सरकार क्या देती है? कई तरह के कैपिटल जो है इंसेंटिव्स देती है ताकि उनको एक सफिशिएंट मुनाफा मिलता रहे और जिसके कारण वो इस फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के बिज़नेस के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व रहें। तो दोहरा यहाँ पर वो दो तरह के यहाँ पर दो तरीके से फर्टिलाइज़र सब्सिडी देती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी दी जाती है ये नेसेसरी है। क्योंकि इससे एक तरफ तो किसानों को कम कीमतों के ऊपर जो है फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं, दूसरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी सफिशिएंटली चलता रहता है। और यहाँ पर सब्सिडी किस रूप में दी जाती है? जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, फर्टिलाइज़र्स की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है और जो सेलिंग प्राइस होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, जिसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट को रिटेंशन प्राइस कहते हैं और जिस कीमतों पर किसानों को बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो किसानों को वो सरकार के द्वारा पे किया जाता है और यही सब्सिडी जो है वो किसके रूप में जानी जाती है? वही फर्टिलाइज़र सब्सिडी के रूप में जानी जाती है। जब हम फर्टिलाइज़र सब्सिडी का हम वैल्यू देखते हैं तो ये एक्चुअल में क्या है? फार्मर पे ओनली 25 to 40% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 25 से 40% ही कॉस्ट जो है किसानों द्वारा बियर की जाती है और बाकी
बाकी की कॉस्ट जो है सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में जो इम्पोर्टर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको दी जाती है। अब हम इसकी अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट प्रोविज़न्स आए हैं अलग अलग टाइम पे। 1990-91 में एक बार इसको विड्रा करने की बात की गई थी, फिर कहा कि नहीं, टोटल फर्टिलाइज़र्स की जो सब्सिडी है उसका 40% जो है वो सरकार के द्वारा दे दिया जाए, लोगों के द्वारा दिया जाना चाहिए। फिर उसको विड्रा करके 30% कहा गया कि वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो उनकी हितों को ध्यान में रखते हुए 30% जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल किए गए कि प्रीवियस प्राइस इंक्रीज्ड इन कंट्रोल्ड फर्टिलाइज़र्स रोल्ड बैक टू 30%, वो वापस 40% से घटाकर 30% जो है कीमतों को बढ़ाया गया। और इनके जो पीरियड अलग अलग टाइम पर इनकी जो नीतियाँ बनती रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि जो 3 आपके फर्टिलाइज़र्स हैं NPK, प्रेजेंट में केवल नाइट्रोजन N, जिसको यूरिया के नाम से जाना जाता है, केवल वही आपका जो है सरकार के द्वारा नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध करवाया जाता है, जबकि पोटेशियम और फास्फोरस जो है वो आपका फ्री मार्केट रेट पर उपलब्ध है। और इसका नतीजा क्या है, जो आइडियल कम्बिनेशन खेत के अंदर डलना चाहिए वो 4:2:1, यानी कि N की 4 यूनिट, फास्फोरस की 2 यूनिट और पोटैश की 1 यूनिट डलनी चाहिए। अब चूँकि जो नाइट्रोजन है वो आपका सरकार के द्वारा सब्सिडाइज कंट्रोल्ड प्राइसेस पर दिया जाता है, जबकि आपका पोटेशियम और फास्फोरस जो है वो लोगों द्वारा जो एक्चुअल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उसी लागतों पर ख़रीदा जाता है। तो इसका नतीजा क्या हुआ, भारत के अंदर अगर हम स्थिति देखते हैं तो 1993-94 के 96-97 में अगर हम देखते हैं, चूँकि यूरिया जो है वो सब्सिडाइज रेट पर मिलता है, तो उसकी तो हम 10 यूनिट, हमारे जो फार्मर्स हैं वो 10 यूनिट यूज़ कर रहे हैं खेत के अंदर, जबकि आपकी पोटेशियम और फास्फोरस जो हैं वो उनके ऊपर सब्सिडी नहीं है। तो आपकी फास्फोरस की 2.9 की रेशो है और पोटैश की 1 यूनिट जो है वो प्रयोग की जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ यूरिया किया जाता है, और यूरिया का एक्सेस यूज़ एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, और सॉइल की जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, उर्वरकता संबंधी समस्याएं हैं, वो इसके कारण खड़ी हो रही हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट बेस जो आपकी सब्सिडी पॉलिसी थी उसमें यही है, आप इसको ज़्यादा मत कीजिए। जो बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी है ये उसी बात को और ज़्यादा डिटेल में और रिपीटेशन में डीप रूट उसमें जा रहा है, तो आपको इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है रिड्यूसिंग बर्डन ऑफ द फर्टिलाइज़र सब्सिडी। इसको ख़त्म करने की, धीरे धीरे ख़त्म करने की काफ़ी कोशिशें हुई और फूड ग्रेन प्रोडक्शन, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाकर हम एक्चुअल में क्या करते हैं, एक तो देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करते हैं, और दूसरा क्या है कि इसके द्वारा जो इंपोर्ट्स खाद्यान्नों को यदि हम फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन घट जाएगी, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन घटने के कारण फूड ग्रेन्स का आयात करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हमें फॉरेन करेंसी को खर्च करना पड़ेगा। तो इन सारे रीज़न से एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डिसमेंटलिंग ऑफ कंट्रोल्ड सिस्टम जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म करना चाहिए, और न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी सिस्टम था, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर यूरिया अभी प्रेजेंट में केवल यूरिया के ऊपर सब्सिडी दी गई है। तो ये जो कमीशन था, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन था, इसकी रिकमेंडेशन के बाद ही ये किया गया है। और जो फर्टिलाइज़र्स का एफिशिएंट जो
यूज़ है उसके ऊपर बात की गई और ये कहा गया कि यूरिया के ऊपर 33% एक्सपेंडिचर करना चाहिए, पोटैश के फास्फोरस के ऊपर 15% और पोटेशियम के ऊपर जो है 20% एक्सपेंडिचर करना चाहिए, सब्सिडी सरकार को देनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अभी जो प्रेजेंट में फर्टिलाइज़र्स के ऊपर जो सब्सिडी है वो एक्चुअल में क्या है, न्यूट्रिएंट बेस है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आप सारे फर्टिलाइज़र्स पर सब्सिडी दे दी। उनमें देखा गया कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सब्सिडाइज़ कर दिया गया और बाकियों को उनके यूज़ की परसेंटेज के हिसाब से, उसको यूरिया ज़्यादा यूज़ होता है तो उस पर 33% सब्सिडाइज़ कर दिया, पोटैश दूसरे नंबर पे होता है तो उस पर ये फास्फोरस के ऊपर 15% और पोटेशियम और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, कोबाल्ट, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैग्नीशियम, इनके ऊपर 20% जो है वो आपका सब्सिडी दे दी जाती है। आप इसको रीड कर लें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ रीडिंग के लिहाज से है। तो ये फर्टिलाइज़र्स की सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र्स के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है इसका भी एक लॉस यही है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि फर्टिलाइज़र्स के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है तो जिस फर्टिलाइज़र पर ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है उसका कंजम्पशन ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि जो फर्टिलाइज़र्स पर सब्सिडी दी जा रही है उसके लिए जो घरेलू उद्योग हैं उनको सपोर्ट दी जाती है, तो वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते और वो एफिशिएंट फर्टिलाइज़र्स को बनाने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिलती रहती है। उनको ये है कि वो जिस एनएफिशिएंट मेथड से एनपीके की प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी मेथड को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी जो कॉस्ट है वो सब्सिडाइज गवर्नमेंट की तरफ से हो ही जाती है। तो इसके ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं और हालांकि टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स आती रही हैं जिसने कहा है कि धीरे धीरे करके इन पर सब्सिडी को हटा देना चाहिए, क्योंकि नंबर एक बात तो ये जो है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, सॉइल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक लॉस होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होती है। दूसरा, बायो फर्टिलाइज़र्स की सपोर्ट की जा रही है केमिकल फर्टिलाइज़र्स की तुलना में, क्योंकि बायो फर्टिलाइज़र्स जो जैसे केचुए की खाद आदि और जो गोबर से बनी हुई खाद है इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, क्योंकि इनसे लॉन्ग रन में अर्थ की सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। तीसरा ये है कि जो आपका लेबॉर्ट्रीज़ की बड़ी सख्त आवश्यकता है जो क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइज़र्स को चेक कर सके, ताकि फर्टिलाइज़र्स का एक्सेस यूज जो है, जो हमारे हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने की बात करनी चाहिए और जो सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र्स है उनको धीरे धीरे करके घटाना चाहिए और इस तरीके से घटाना चाहिए कि फूड के ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर ना पड़े। और दूसरा ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन इज़ बेटर ऑप्शन देन एक्सपेंडिचर ऑन द फर्टिलाइज़र। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइज़र्स इज़ नॉट ए गुड आइडिया, बट एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन फैसिलिटी इज़ अ मच बेटर आइडिया। तो ये आपकी एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसके बारे में था। अब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी के बारे में। फूड सिक्योरिटी को मैं अगले लेक्चर में आपको पूरा करूँगी।